हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट और TGT PGT एस्टेट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैं टॉपिक आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, आपको ये सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है और जैसे कि ये दिख रहा है आपको, इकाई नंबर 1 हमने शुरू कर रखी है और इकाई नंबर 1 की शायद ये मेरी तरफ से आज लास्ट क्लास है। और आज के इस टॉपिक वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये DSSB, KVS, NVS, एस्टेट, हर जगह पर ये टॉपिक जो है पूछा जाता है और मेरे पास एक बार मैसेज भी आया था इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आपको जितने भी ये टॉपिक फर्स्ट यूनिट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी मैं एक एक वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ। यूनिट नंबर 1 हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो आज हमारी रहने वाली क्लास नंबर 28 और अभी तक 27 क्लासेस जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो सारी वीडियोस आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर ले। उसके बाद चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक करें। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। साथ ही दोस्तों, SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि पर डे की जो वीडियो होती है मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नया जुड़ता है। तो जैसा कि ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और मैंने सिलेबस में भी आपको दिखा दिया है, हिंदी, संचार माध्यम, कंप्यूटर और ये टॉपिक आपको वैज्ञानिक विकास। तो कंप्यूटरीकरण किस प्रकार से किया गया, ये सारा टॉपिक हम पढ़ेंगे। हिंदी जो है संचार माध्यम से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, कंप्यूटर का इसमें क्या योगदान है, किस प्रकार से हिंदी और कंप्यूटर का जो संबंध है वो क्या है, ये सारा इसमें हम पढ़ेंगे। तो संचार माध्यम और हिंदी, संचार का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, माध्यम होता है किसी न किसी साधन से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और हिंदी ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप निःशुल्क करना चाहते हैं तो चैनल से बेफिक्र होकर आप जुड़ सकते हैं। यूनिट नंबर 5 और 6 सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं और 7 स्टार्ट कर रखी है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी कि वीडियो को आप लाइक जरूर करें। सूचनाओं की आदान प्रदान का माध्यम संचार माध्यम कहलाता है, यानी कि यहाँ कोई सूचना है और यहाँ कोई सूचना हमें भेजनी है, तो इस सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम किसी न किसी माध्यम का बीच में हम प्रयोग करते हैं, तो वही संचार माध्यम कहलाता है। अब संचार माध्यम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, पत्र पत्रिकाएं हैं, मोबाइल है, ये सभी क्या कहलाते हैं, संचार के माध्यम कहलाते हैं। जन जन तक समाचार, सूचनाओं या महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाना जन संचार कहलाता है। जन जन मतलब आम आदमी तक, समाचार या कोई सूचना या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जिसको हम पहुंचाते हैं जन जन तक, तो वो जन संचार कहलाता है। जन संचार जो है, तो ये जो संचार माध्यम संचार था वो 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, अपने आप से भी हो सकता है। लेकिन जो जनसंचार है, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक होता है। इसमें किसी एक सूचना को बहुगुणित किया जाता है, किसी माध्यम के द्वारा किया जाता है, तो वो जनसंचार कहलाता है। इसके माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। जनसंचार के माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो प्रिंट माध्यम होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। प्रिंट माध्यम जो छपाई वाले माध्यम है, मुद्रण माध्यम, मुद्रित माध्यम है, जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जैसे कि रेडियो है, टीवी है। अब यहाँ पर श्रव्य लिख रखा है, तो रेडियो जो है एक रेखीय माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, केवल सुना जा सकता है इसमें। और टीवी जो है दृश्य भी है और श्रव्य भी है। कई बार पेपर बहुत ही आसान आता है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेडियो किस प्रकार का माध्यम है, तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। हिंदी ने तमाम प्रकार के संचार माध्यमों के अनुकूल खुद को बनाया है, जिसका प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है। अब देखते हैं हिंदी का वैज्ञानिक विकास, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो दूसरा टॉपिक आता है हिंदी का वैज्ञानिक विकास। इसी के अंदर हिंदी के संदर्भ में विचार करें तो पिछले कुछ दशकों में हिंदी के वैज्ञानिक विकास पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। ये मुख्यतः 4 स्तरों पर की दिखता है, यानी कि हिंदी का जो वैज्ञानिक विकास है वो 4 स्तर पर हम देख सकते हैं। एक तो हिंदी का मानकीकरण के प्रयास किए गए, ये टॉपिक भी हम पहले पढ़ चुके हैं। पारिभाषिक शब्दावली का विकास किया गया, ये भी हम लगभग पढ़ चुके हैं। अनुवाद कार्य की प्रगति, यानी कि दूसरी भाषाओं में लिखी गई रचनाओं का अनुवाद हिंदी में होने लगा है, तो वो किस प्रकार से हुआ। हिंदी के टंकण आदि से जुड़ी तकनीकों का विकास, ठीक है, तो ये सारे अब हम देखेंगे। तो कंप्यूटर और हिंदी क्या है, यहाँ से आपको देखना है। भाषा के संबंध में यांत्रिक उपकरणों के विकास की प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से 2 चरणों में बांटा जा सकता है। एक तो कंप्यूटर पूर्व यांत्रिकीकरण और एक कंप्यूटरीकरण, ठीक है। भाषा के संबंध में यांत्रिक उपकरणों के विकास, भाषा के संदर्भ में कह रहे हैं जो यंत्र है, जो माध्यम है, जो उपकरण है, उनके विकास की प्रक्रिया तो वैसे होती रहती है, उसको हम कितने भी चरणों में बांट सकते हैं, लेकिन भाषा के संबंध में जो यांत्रिक उपकरण हैं इनके विकास की प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। एक तो कंप्यूटर पूर्व, कंप्यूटर से पहले का जो यांत्रिकीकरण था, और एक कंप्यूटरीकरण, ठीक है। तो कंप्यूटर पूर्व यांत्रिकीकरण क्या है, इसे हम देखेंगे अब। भाषा के यांत्रिकरण की शुरुआत टाइपराइटर से होती है, मतलब भाषा को किसी यंत्र के माध्यम से दिखाना, आपको जैसे कि टाइप करके बताएं। वैसे तो एक हमने जैसे अक्षर लिख रखे हैं तो पत्र पत्रिकाएं होगी, लेकिन यांत्रिक होगा किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या विदाउट इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। तो भाषा के जब यांत्रिकीकरण किया गया तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, टाइपराइटर से हुई। 1960 ईस्वी में डॉक्टर वी.के.आर., डॉक्टर S.M. कत्रे, डॉक्टर वी. राघवन, डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, प्रोफेसर कृपानाथ मिश्र आदि विद्वानों ने देवनागरी का रूप निश्चित किया तथा कुछ निजी कंपनियों ने टाइपराइटरों का विकसित कुंजी पटल बनाया। कुंजी पटल का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि कीबोर्ड होता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का कीबोर्ड होता है, इसी प्रकार से हिंदी के अक्षरों को टाइप करने के लिए इनकी भी एक कुंजी बनाई गई, यानी कि कुछ कीज फिक्स की गई। एक कुंजी पटल बनाया जो कि देवनागरी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्राय समर्थ था। कुल मिलाकर इस कुंजी पटल में 174 संकेतों की व्यवस्था की गई। तो जो ये कीपैड तैयार किया गया, की मैं बता सकती हूँ, वैसे जैसे टाइपराइटर में भी कीज होती हैं, लैपटॉप में भी कीज होती हैं, तो इसमें लगभग कितने संकेत की व्यवस्था की गई, 174 संकेतों की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1960 में संचार मंत्रालय के अंतर्गत हिंदुस्तान टेली प्रिंटर नामक उद्यम आरंभ हुआ। तब तक देवनागरी में कुछ प्रारंभिक टेली प्रिंटर भारतीय तार विभाग को मैमर्स ऑलिवेट कंपनी ने दिए थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर क्या है, ये तो हमने इससे पूर्व के पढ़े थे, कंप्यूटर से पूर्व के पढ़े थे। अब है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। कुछ ही समय बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का विकास हुआ। इससे पहले तो ये हाथ से ऐसे होते थे, टाइप होते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का विकास हुआ। मैनुअल टाइपराइटर में केवल एक लिपि का टंकन संभव था। मैनुअल यानी कि जो हाथ से चलाया जाता था, हाथ से टाइप किए जाते थे, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आए एकाधिक लिपियों के लिए काम में आता है। जैसा कि बात करें, वो जो आपको मान लो एक कीबोर्ड है, उसमें हिंदी और इंग्लिश और भी कई लिपियों में के टाइपराइटर में काम आता है। जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हैं वो एक से अधिक लिपि को टाइप कर सकते हैं। इससे अशुद्धियों को ठीक करने की स्वचालित व्यवस्था भी होती है। तो टॉपिक आपको पढ़ना है और समझना है, बस अपना कंटेंट जो है आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। अब कंप्यूटरीकरण क्या है? वर्तमान समय में हिंदी के तकनीकी विकास का अर्थ प्राय कंप्यूटरीकरण से ही लिया जाता है, यानी कि हिंदी का तकनीकी विकास कैसे हुआ, तो उससे सीधा मतलब है हिंदी का कंप्यूटरीकरण।
कंप्यूटर के दो अंग होते हैं, एक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का संबंध कंप्यूटर की मशीन से है। मशीन के स्तर पर हिंदी अथवा अंग्रेजी का कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हार्डवेयर का मतलब है कि वो पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं, यानी कि जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं, और सॉफ्टवेयर वो पार्ट हैं जिन्हें केवल आप रन करवा सकते हैं, इन्हें आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इन्हें याद रखेंगे। सॉफ्टवेयर का अर्थ उन सभी प्रोग्रामों से है जो कंप्यूटर को संचालित करते हैं। ये प्रोग्राम दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जैसे कि डोस है, विंडोज़ है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम से होते हैं। ये प्रोग्राम किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए भी हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। अब हम कृषि और जैसे मौसम के हिसाब से अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हमें मौसम की जानकारी देगा। जैसे हॉस्पिटल में होते हैं ये, और बैंक में होते हैं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए होते हैं, स्पेशल वही काम करते हैं। तो ये प्रोग्राम भी दो तरह के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे विंडोज़ है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो मैं बता रही हूँ, जैसे कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है, या मौसम विभाग के लिए जो कंप्यूटर प्रयोग किया जा रहा है, या हॉस्पिटल में जो कंप्यूटर प्रयोग किया जा रहा है, ये स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जहाँ तक सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध है, हिंदी में अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित नहीं हुआ है अभी तक। हिंदी का अपना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह क्षेत्र है जो सीधे सीधे हिंदी के कंप्यूटरीकरण से जुड़ा है। इस क्षेत्र में दो तरह के कार्य कंप्यूटर प्रमुख रूप से करता है, एक तो आंकड़ा संसाधन यानी कि डाटा की प्रोसेसिंग, तथा शब्द संसाधन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो 1977 तक हिंदी में ऐसा कोई कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था। 1977 तक की बात करें, 1977 में हैदराबाद की ECIL नामक कंपनी ने फोर्ट्रॉन नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा। तो फोर्ट्रॉन भी एक लैंग्वेज थी। इस नामक जो कंप्यूटर, फोर्ट्रॉन नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा गया। 1980 के 77 की बात ये बताई है, तो ये आपको याद रखना है, कंपनी का नाम भी याद रखना है, भाषा का नाम भी याद रखना है, और सन भी आपको याद रखना है। 1980 के आसपास दिल्ली की DCM नामक कंपनी ने सिद्धार्थ नामक मशीन पर शब्दमाला कार्यक्रम तैयार किया। सिद्धार्थ नामक एक कंप्यूटर आया था, उसके ऊपर एक शब्दमाला, तो शब्दमाला कार्यक्रम तैयार किया गया 1980 ईस्वी में। और ये कंपनी थी DCM का, दिल्ली की कंपनी थी ये हिंदी मशीन द्विभाषी शब्द संसाधक थी, एक साथ दोनों भाषाओं के सामग्री संसाधन की सुविधा देती थी। मतलब इससे हिंदी का भी और अन्य दूसरी भाषा के भी एक ही साथ इससे आप जो है टाइप कर सकते थे। इसी समय हैदराबाद की CMC नामक कंपनी ने 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और एक भारतीय भाषा में शब्द संसाधन के लिए लिपि नामक मशीन तैयार की। तो समय समय पर जो भी प्रयास हुए, भाषा का कंप्यूटरीकरण किया गया, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इन सभी कार्यक्रमों में प्राय 2 कमियां थी। क्या कमियां थी? एक तो ये लेजर मुद्रण या फोटो कंपोजिंग में प्रयुक्त नहीं हो सकते थे। दूसरा क्या था, इसमें कुंजी पटल अलग अलग थे और अक्षरों की बनावट में भी अंतर था। तो इस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। इस संदर्भ में पुणे स्थित भारत सरकार की कंपनी CDEC, एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का योगदान महत्वपूर्ण है। इसने क्या किया, इस कंपनी ने 1984 के आसपास GIST, ग्राफिक बेस्ड इंडियन स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नामक तकनीकी का विकास किया। जिस्ट एक कंप्यूटर कार्ड है जिसे कंप्यूटर में लगा देने पर हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के पर्दे पर अक्षर छापे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था, जिससे हिंदी में भी अक्षरों की छपाई हो सकती थी। 1984 की बात है। GIST, ग्राफिक बेस्ड इंडियन स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नामक तकनीकी का विकास किया गया। जिस्ट एक कंप्यूटर कार्ड है। इसमें ये जिस्ट क्या है, ये एक कार्ड है जिसे कंप्यूटर में अगर हम इस कार्ड को लगा देते हैं तो हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के पर्दे पर अक्षर क्या होता है, यानी कि सभी भाषाओं में आप हिंदी में भी छाप सकते हैं और अन्य भाषाओं में भी आप अक्षरों को छाप सकते हैं। तो ये कार्ड था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना।
हिंदी के कंप्यूटरीकरण में कुछ और क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है, जिसमें अनुवाद तथा शिक्षण प्रमुख है। शिक्षण का मतलब होता है इंग्लिश में इस शब्द को समझाएं तो ट्रेनिंग होता है, और अनुवाद का मतलब ये तो आप सभी जानते ही हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। मोदी जीरोक्स ने ऐसे ये कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए एक ऐसी फोटोकॉपी मशीन बनाई है जो अंग्रेजी के पाठ को हिंदी में फोटोकॉपी करती है। जैसे आजकल एक ट्रांसलेटर भी चल गया है, अंग्रेजी का कोई भी कंटेंट हो आप उसे गूगल करते हैं और फिर उसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में उसकी फ़ोटोकॉपी हमारे पास आ जाती है। और कुछ लोग हिंदी को कंप्यूटर के माध्यम से सीख सकें, इसके लिए लीला नामक एक पैकेज तैयार किया गया है जो उच्चारण, लिपि तथा चित्रों के माध्यम से बच्चों तथा विदेशियों को हिंदी का ज्ञान कराता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। लीला नामक एक पैकेज है जिसमें हिंदी के शब्दों का उच्चारण, हिंदी की लिपि के बारे में तथा चित्रों के माध्यम से बच्चों तथा विदेशियों को हिंदी का ज्ञान कराता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे ये सब काम करवाए जाते हैं, तो लीला नामक एक पैकेज तैयार किया गया है। 1977 के बाद से हिंदी के कंप्यूटरीकरण में तीव्र प्रगति हुई। तो ये सारी बातें हमें 77 के बाद से ही पड़ी हैं, 77 से पहले तो ऐसा कोई कंप्यूटरीकरण नहीं किया गया था। इस तीव्र विकास में जिन संस्थाओं का प्रमुख रूप से योगदान है उनमें राजभाषा विभाग का तकनीकी प्रभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक विभाग प्रमुख है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भाषा प्रौद्योगिकी मिशन का आरंभ किया तथा जो आज काफ़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की मुख्य 3 विधियां हैं। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, यानी कि आप किस किस प्रकार से टाइप हिंदी में कर सकते हैं। एक तो रेमेगटन टाइपिंग, एक इनस्क्रिप्ट टाइपिंग और फोनेटिक टाइपिंग। तो ये फोनेटिंग फ़ॉन्ट से बना है और इनस्क्रिप्ट भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति है जिसका विकास राजभाषा विभाग ने किया। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि इनस्क्रिप्ट भारत की जो है टाइपिंग पद्धति है उसका विकास किसने किया, तो राजभाषा विभाग ने किया। कुछ समय पहले तक हिंदी यूनिकोड का फोनेटिक या ट्रांसलिट्रेशंस कीबोर्ड लेआउट वाला केवल बराहा सॉफ्टवेयर ही प्रचलित था। बराहा ये याद रखना है। अब भाषा इंडियन का इंडिक IME का प्रयोग बहुतायत में हो रहा है। इसी प्रकार गूगल इनपुट आदि सॉफ्टवेयर भी हिंदी टाइपिंग के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो ये है हिंदी का कंप्यूटरीकरण। और कुछ और, ये तो लिपि के वाला टॉपिक है। तो इसमें भाई इस बुक में जो मैं दृष्टि पब्लिकेशन वाली बुक से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें ये इतना ही था जो मैंने आपको सारा बताया। कंप्यूटर और हिंदी का जो संबंध है आपस में, तो कुछ कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो, कंटेंट चाहे किसी टॉपिक में कुछ हो या ना हो, चाहे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन जब हमारे सिलेबस में डाल दिया तो हमें उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करना होता है। अदरवाइज़ हमारे मन में संशय बना रहता है कि अरे मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, पता नहीं इसमें से कुछ ना आ जाए। तो अब हमारा टॉपिक यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आगे आप कमेंट करके बताएं कि 10 यूनिट दे रखी हैं, तो 10 यूनिट में से 1 हमारी पूरी हो चुकी, 5 और 6 कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हैं वही यूनिट मैं स्टार्ट करवाऊँगी। तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करें। पोस्ट पे भी आप टेलीग्राम चैनल पर भी कर सकते हैं, आप मेरी किसी वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं, सारे कमेंट मुझे दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और अगली यूनिट आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।